नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। हम धीरज सर फिर से आज आपको ज्ञान संगम चैनल पर स्वागत करते हैं। आइए आज हिंदी के देखते हैं। हिंदी भाषा में 5 उपभाषाएं और कुल 18 बोलियां का प्रयोग किया जाता है। अगर हमसे पूछ दिया जाए उपभाषाएं कितनी होती है तो हिंदी भाषा में मूलतः 5 ही उपभाषाएं होती है। अगर बोलियां पूछा जाए कितनी होती है तो 18। यहाँ हमने लिखा है उपभाषा की संख्या 5। देखिए, एक अपभ्रंश से निकली सौर सेनी है। सौर सेनी से राजस्थानी हिंदी, इसमें ट वर्ग की बहुलता होती है। राजस्थानी हिंदी में 4 बोलियां, एक मारवाड़ी, मेवाती और मालवी और एक है जयपुरी। क्या हम ट्रिक लिख सकते हैं क्या बाबू? ट्रिपल एम जय, यह इसका ट्रिक हम लिख सकते हैं। कहने का मतलब मारवाड़ी, मेवाती, मालवी और जयपुरी ये कहाँ कहाँ, जैसे मारवाड़ी है जोधपुर, अजमेर, मेवाड़, सिरोही, बीकानेर, जैसलमेर, उदयपुर, चूरू, नागौर, पाली, जालौन, बाड़मेर। पाकिस्तान के सिंध प्रांत के पूर्वी भागों में मारवाड़ी बोली जाती है। मालवी उज्जैन, इंदौर, देवास, रतलाम, भोपाल, होशंगाबाद, प्रतापगढ़, गुना, नीचम, टोक। मेवाती कहाँ? अलवर, गुड़गांव, भरतपुर। जयपुरी कहाँ? हाड़ौती, कोटा, बूंदी, बारन, झालावाड़ के क्षेत्रों में बोला जाता है। अगर ध्यान दिया जाए तो ये राजस्थानी उपभाषाएं मूलतः 5 होती है। ठीक, राजस्थानी भाषा के अंतर्गत ये बोलियां हैं। ये बोलियां और कौन से क्षेत्र में बोली गई है, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम अगले पेज पे मिलते हैं। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आइए, अगला पेज है कि एक हो गई कौन सी भाषा बाबू? एक पूर्वी के राजस्थानी में देख ले हैं, राजस्थानी में मालवी। अब देखिए, ये सौर सेनी से ही पहाड़ी भी निकली हुई है। सौर सेनी से कौन निकला है? पहाड़ी भी निकली है। अगर सौर सेनी से पहाड़ी भी निकला है, सौर सेनी से पहाड़ी भी निकला है, आइए देखते हैं। सौर सेनी से पहाड़ी निकला है, अगर हम बात करें इसके बारे में तो देखिए, सौर सेनी से पहाड़ी भी निकला है, सौर सेनी से राजस्थानी भी निकला है। तो पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत देख रहे हैं कौन कौन सी भाषाएं आएंगी। तो देखिए, पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत कुमाऊनी और गढ़वाली बोली जाती है। बात करेंगे, थोड़ा सा रुक जाइए, हमको थोड़ा सेटिंग कर लेने दीजिए। पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत, पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत क्या क्या बोली जाती है? गढ़वाली बोली जाती है, कुमाऊनी और गढ़वाली। पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत क्या क्या बोला जाता है? तो पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत आता है, देखिए आ गया ना। पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत कुमाऊनी और गढ़वाली बोली जाती है। कुमाऊनी कहाँ? नैनीताल में, अल्मोड़ा में, पिथौरागढ़ में। गढ़वाली कहाँ? गढ़वाल, टिहरी, चमोली, उत्तरकाशी के आसपास के क्षेत्रों में बोला जाता है। फिर हम बात करेंगे, आइए, पश्चिमी हिंदी। ये सारी जो 3 बोलियां, ये सब किससे निकली हैं? सौर सेनी से ये भाषाएं निकली हुई हैं। आइए अगले पर चलते हैं, अगले पर हम चलते हैं। अगला भाषा है बाबू, क्या है कि अगला भाषा है आपका पश्चिमी हिंदी। आइए, पश्चिमी हिंदी का में के कौन कौन सी? यह ओकार बहुला क्षेत्र में बोली जाती है। ये ब्रज भाषा, कन्नौज, बुंदेली। तो ब्रज भाषा कहाँ? उत्तर प्रदेश, मथुरा, आगरा, अलीगढ़, मैनपुरी, एटा, बदायूं, बरेली। ब्रज भाषा का मध्य प्रदेश, ग्वालियर पश्चिमी का भाग, राजस्थान में भरतपुर, करौली, धौलपुर, जयपुर के पूर्वी भागों में बोली जाती है। पश्चिमी हिंदी में आता है कनौजी भी आता है, फर्रुखाबाद, कानपुर, हरदोई, पीलीभीत, इटावा और शाहजहांपुर में बोला जाता है। इसी में भाषा आती है कौन सा? इसमें भाषा आपको मिलेगा, भाषा मिलेगा बुंदेली। आइए बुंदेली देखते हैं कहाँ कहाँ बोली जाती है। बुंदेली बोली जाती है झांसी, जालौन, हमीरपुर, बादा, छतरपुर, सागर, ग्वालियर, भोपाल, ओरछा, नरसिंहपुर, सिवनी, होशंगाबाद। कौरी अर्थात खड़ी बोली कहाँ कहाँ बोली जाती है? ये भी आकार बहुला है। रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, मेरठ, सहारनपुर, देहरादून, अंबाला, मुजफ्फरपुर, पटियाला के पूर्वी भागों में ये बोली जाती है। अगर हम देखें हरियाणवी, हरियाणवी दिल्ली, कुरुक्षेत्र। हरियाणी कहाँ कहाँ बोली जाता है? दिल्ली, कुरुक्षेत्र, करनाल, जिंद, हिसार, रोहतक, नाभा, पटियाला के आसपास के क्षेत्रों में बोली जाती है। दक्षिणी कहाँ कहाँ बोली जाती है? अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा, बरार और मुंबई के आसपास बोला जाता है। अब हमसे निकला हुआ है अर्धमागधी से पूर्वी हिंदी निकली है। जरा हम देखेंगे अर्धमागधी से
पूर्वी हिंदी निकली है, अर्धमागधी से पूर्वी हिंदी निकली है। अब हम देखेंगे पूर्वी हिंदी के बारे में, पूर्वी में क्या क्या बोली जाती है। पूर्वी हिंदी के जो क्षेत्र है, पूर्वी हिंदी में 3 भाषाएं बाबू बोली जाती है, ए बी सी, मतलब अवध, बघेली, अवध और बघेली। सी से क्या बना, छत्तीसगढ़ी। देखो बाबू, इसको इतना बेहतर तरीके से डिजाइन किया गया है कि अवधि कहाँ कहाँ बोली जाती है, अयोध्या, लखनऊ, लखीमपुर खीरी, आप इसमें लिख सकते हैं प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ में बोला जाता है, इलाहाबाद में बोला जाता है, इलाहाबाद में बोला जाता है, जो रायबरेली का क्षेत्र है यहाँ भी बोला जाता है। ठीक, अब बात करेंगे, देखिए बहराइच भी, गोंडा, सीतापुर, उन्नाव, फैजाबाद, सुल्तानपुर, रायबरेली, इलाहाबाद, जौनपुर, मिर्जापुर, प्रतापगढ़, बाराबंकी के क्षेत्रों में क्या बोला जाता है, अवधी भाषा। बघेली का क्षेत्र क्या है कि मध्य प्रदेश के दामोह, जबलपुर, रीवा, मुंडाला, बालाघाट के क्षेत्रों में बोला जाता है। उत्तर प्रदेश के भी कुछ जिलों में बोला जाता है बघेली। बादा है, फतेहपुर है, हमीरपुर है, आदि जिलों के कुछ भाग में बोला जाता है। अब देखिए छत्तीसगढ़ी कहाँ कहाँ बोला जाता है, छत्तीसगढ़ी कहाँ कहाँ बोला जाता है, तो देखेंगे जरा छत्तीसगढ़ के बारे में, छत्तीसगढ़ी कहाँ कहाँ बोला जाता है। देखिए सरगुजा, बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग, नंदगांव, कांकेर, रायपुर, खैरागढ़, कोरिया के क्षेत्रों में क्या बोला जाता है, छत्तीसगढ़ी। यानी पूर्वी हिंदी में 3 भाषाएं बोली जाती है, कौन कौन, एबीसी, अवध, बघेली, छत्तीसगढ़ी। अभी आपको प्रारंभ में देखे हैं, प्रारंभ में आप देखे ही हैं। अब देखिए आ रहा है मगधी। मगधी अपभ्रंश से क्या क्या निकला हुआ है, तो मगधी अपभ्रंश से निकला है बिहारी हिंदी। बिहारी हिंदी में बोला जाता है भोजपुरी, मगही और मैथिली, ये बोला जाता है। भोजपुरी का क्षेत्र देखिएगा कहां से कहां तक है, उत्तर प्रदेश के वाराणसी, गाजीपुर, देवरिया, बलिया, आजमगढ़, महाराजगंज, मऊ, चंदौली, संत कबीर नगर, सोनभद्र, छतकुर्सी नगर, पड़ौना, जौनपुर, मिर्जापुर, बस्ती, ये जिले के पूर्वी भागों में ये क्या बोला जाता है, भोजपुरी बोला जाता है। बिहार के कितने भागों में, छपरा, सिवान, गोपालगंज, भोजपुरी, भभुआ, रोहतस, सासाराम, मोतिहारी, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, झारखंड के रांची में, पलामू में भोजपुरी का बहुत बोलबाला है। ठीक, अगर मगधी में देखें, मगही में कहा, बिहार के पटना, गया, मुंगेर और जहानाबाद जिले में क्या बोला जाता है, ठीक, क्या बोला जाता है, मगही बोला जाता है। भोजपुरी में भी क्या आती हैं, 3 बोलियां आती हैं, जरा देखेंगे कौन कौन, भोजपुरी, मगही और मैथिली। ये कौन कौन सी 3 बोलियां आती हैं, भोजपुरी, मगही और मैथिली। आगे हम चलेंगे, देखिए यही लिखा है मगही। मगही देखिए बिहार, पटना, गया, मुंगेर, जहानाबाद, नालंदा, जमुई, शेखपुरा, औरंगाबाद, लखीसराय, भागलपुर, झारखंड के पलामू और हजारीबाग में। ठीक, अब देखिए मैथिली, भोजपुरी, मगही, मैथिली। मैथिली कहाँ कहाँ बोला जाता है, इसके बारे में जरा हम ध्यान देंगे कि मैथिली बोला जाता है। देखिए पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, मुंगेर, भागलपुर, दरभंगा, पुड़िया, उत्तरी संथाल, परगना, मालदह, दिनाजपुर, तिरहुत सब डिविजनल के सीमा पार नेपाल के तराई क्षेत्रों में मैथिली बोली जाती है। आगे हम देखेंगे, इसके बाद हम थोड़ा ध्यान देंगे, ध्यान किस पर देंगे, हिंदी की प्रमुख बोलियों के नामकरण। जैसे कौरवी का नामकरण किसने किया है, देखिएगा हमारे साथ, आप भी नोट में उतार लीजिएगा। कौरवी का नामकरण किसने किया है, राहुल संकृत्यायन ने कौरवी का नामकरण किया है। राहुल संकृत्यायन ने किसका नामकरण किए हैं, कौरवी का। राजस्थानी भाषा का नाम किसने किया है, ग्रियर्सन ने। डिंगल का नाम किसने किया, बाकीदास ने। ब्रजबुली का नाम ईश्वर चंद्र गुप्त ने दिया है। बिहारी को जॉर्ज ग्रियर्सन ने दिया है। भोजपुरी बोली का नाम रेमंड ने दिया है। को मैथिली को कोलब्रुक ने इसका नामकरण किया है। फिर आइए अगले पेज पर चलते हैं, अगले पेज पर जरा हम चलते हैं। अगला पेज है आपसे हिंदी की प्रमुख बोलियां, उच्चारण। देखिए कुछ बोलियां हैं जो ओकार बहुला होती हैं। ओकार बहुला का मतलब ब्रज भाषा, बुंदेली, कनौजी, मारवाड़ी, कुमाऊनी, गढ़वाली, मालवी, कौरवी, दखनी, ये सब क्या है, ओकार बहुला बोली के क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। फिर क्या है, आकार बहुला में कौरवी और दखनी आकार बहुला बोली होती है। कौरवी और दखनी जो होती है आकार बहुला बोली होती है, जिसके अंत में अधिकतर आ आता है, जिसके अंत में अधिकतर ओ आ, खाबो, जाबो, पढ़बो, ये सब क्या है ओकार। जिसके अंत में आकार आए
उदासीन आकार बहुला अवधि और बघेली, कब ऐनी कब अब देखिए इकार बहुला हम लोग कहते हैं ना प्राय भोजपुरी वाले, ऐली अ ई ली, ऐली गैली खैली ख ई ली, ऐली गैली खैली पियली रहली, ये सब क्या है इकार बहुला। उदासीन अवधि है, उदासीन जिसके अंत में हमेशा आ आता है, आना है, जाना है, खाना है, पीना है, रहना है, ये आकार बहुला बोली होती है। उकार बहुला जिसके कब आबो कब जाबो कब खाबो कब पियबो कहाँ रहबो, ये सब क्या है उकार बहुला बोली के अंतर्गत आता है। ठीक, हम लोग तो रोज प्रयोग कर रहे हैं भाई, इकार बहुला भोजपुरी क्षेत्र के रहने वाले हैं। एक ये चाचा कहिया आईब, कब ऐनी कब गईनी, चाचा जी कब जाइम, ठीक, ये सब रोज प्रयोग कर रहे हैं हम लोग। आइए चलते हैं अगले पेज पे। अगला पेज है आपका कि विद्वानों के अनुसार, अगला पेज आपका बनेगा विद्वानों के अनुसार खड़ी बोली का अर्थ, विद्वान है इधर आपका है विद्वान, इधर खड़ी बोली का अर्थ। सुनीत कुमार चटर्जी ने खड़ी बोली का अर्थ सिंधी से लगाया है। ठीक, कामता प्रसाद गुरु ने कर्कश ध्वनिया से इसका अर्थ लगाया है। गिलक्राइस्ट ने गंवारू से इसका अर्थ लगाया है। किशोरी दास वाजपेयी ने खड़ी पाई से संबंधित अर्थ लगाया। अन्य भाषा वैज्ञानिक ने खड़ी या शुद्ध से इसका अर्थ लगाया है। अब देखिए अभ्यांतर प्रयत्न के आधार पर ध्वनियों के भेद देखे जाए तो कुछ स्पर्श व्यंजनों के बारे में यहाँ दर्शाया गया है। क्या यही स्पर्श व्यंजन बाबू होते हैं? इन्हीं स्पर्श व्यंजनों को किनकी संख्या कितनी होती है? 25 होती है। क वर्ग का उच्चारण स्थान देखा जाए तो किससे होता है? कंठ से। च वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है? ये जो च छ ज झ य देख रहे हैं तालु से। ट वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है? मूर्धा से। त थ द ध न का उच्चारण स्थान किससे होता है? दंत से। प फ ब भ का उच्चारण स्थान किससे होता है? ओष्ठ से होता है। अगर मूलतः स्पर्श व्यंजनों की संख्या पूछा जाए तो क से लेकर म तक के ध्वनियों को हम स्पर्श व्यंजन के बाबू नाम से तो जानते हैं, और साथ साथ इन पांचों को हम पंचमा अक्षर के नाम से जानते हैं। कौन सा अक्षर? पंचमा अक्षर के नाम से इनको जानते हैं। बाकी ये जो है स्पर्श संघर्षी व्यंजन के नाम से भी इसको जानते हैं। ये जो च छ ज झ यह है, इनको स्पर्श व्यंजन के नाम से हम जानते हैं। आगे हम देखेंगे अंतस्थ वर्ण के बारे में। अंतस्थ वर्ण के बारे में देखते हैं कि अंतस्थ वर्ण क्या होते हैं। तो अंतस्थ वर्ण जो होते हैं इनको हम क्या कहते हैं? य र ल व के नाम से जानते हैं। अच्छा ये बताइए, य और व को हम अर्ध स्वर के नाम से जानते हैं। इन दोनों को क्या कहते हैं बाबू? हम अर्ध स्वर के नाम से जानते हैं। अर्ध स्वर के नाम से जानते हैं। ल को हम क्या कहते हैं? पार्श्विक वर्ण के नाम से जानते हैं। र को प्रकंपित वर्ण के नाम से जानते हैं। र को, ल को पार्श्विक के वर्ण के नाम से जानते हैं। ठीक, अब देखिए ऊष्म व्यंजन कौन होते हैं? स स सह। स का उच्चारण स्थान क्या होता है? तालु। इस स का उच्चारण स्थान क्या होता है? मूर्धा स। इस स का उच्चारण स्थान दंत। ह को हम काकल्य वर्ण के नाम से जानते हैं। काकल्य वर्ण के नाम से जानते हैं, या इसी को हम कंठ ध्वनिया के नाम से जानते हैं। अर्ध स्वर किसको कहते हैं? य और व को क्या कहते हैं बाबू? अर्ध स्वर। पार्श्विक देखिए ना, पार्श्विक किसको? ल को। प्रकंपित किसको? र को। अनुनासिक प्रत्येक व्यंजन का अंतिम जो पांचवा अक्षर है ना, इसी को हम पंचमा अक्षर के नाम से भी जानते हैं बाबू। इसी को हम इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि पंचमा अक्षर के नाम से भी जानते हैं। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, आप बिल्कुल स्क्रीनशॉट लगाए रहिए, आपको बड़ी आसानी से ये काम आएगा। र को हम प्रकंपित वर्ण के नाम से जानते हैं या लुंठित वर्ण के नाम से जानते हैं। हिंदी में जो र होता है बाबू ना, वो 4 प्रकार से लिखा जाता है। एक राम वाला, एक कर्म वाला, एक लिखे हैं ड्रम वाला, ड्रामा लिख रहे हैं, यह भी तो र है। एक हो जाएगा चंद्र, द में भी तो र है। यही 4 प्रकार के देखिए ना, 1 र, 2 र, 3 र और 4 र, 4 प्रकार से र को लिखा जाता है। आप इसका स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए। आइए फिर अगले पेज पर चलते हैं।
अगला पेज है बाबू, अगला पेज देखते हैं। चलिए यहीं तक आज रखने देते हैं, फिर हम मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद साथियों। राष्ट्र हित में शिक्षा बाय धीरज सर। या रुक जाइए, थोड़ा सा अघोष और सघोष अल्प प्राण के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। देखिए बाह्य प्रयत्न के आधार पर जो व्यंजन होते हैं उन्हें कैसे बंटवारा किया गया है। एक तो प्रयत्न के आधार, एक होता है अघोष और दूसरा क्या होता है बाबू, सघोष। एक अघोष होता है और दूसरा सघोष। प्रत्येक वर्ण का पहला ही है ना, प्रत्येक वर्ण का पहला और दूसरा जो क्या होता है, अघोष वर्ण के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत, पहला और दूसरा अघोष आता है। सघोष में कौन आता है, प्रत्येक व्यंजन का तीसरा चौथा 345 सघोष जान। प्रत्येक वर्ण का तीसरा चौथा और पांचवा क्या है, सघोष वर्ण के नाम से जाना जाता है। बात करेंगे अल्प प्राण के बारे में, तो प्रत्येक वर्ग का पहला तीसरा क ग अंग, देखिए ना, पहला तीसरा और पांचवा क्या होता है बाबू, अल्प प्राण होता है। पर जो शेष बच गया दूसरा और चौथा। अगर बात करेंगे प्राण के आधार पर, प्राण के आधार पर व्यंजन दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन, अल्प प्राण और महाप्राण। सघोष, अगर घोषत्व के आधार पर अगर बात करें, घोषत्व मतलब झनकार के आधार पर अगर बात करें, तो व्यंजन दो प्रकार के होते हैं, अघोष और सघोष के नाम से हम जानते हैं। थोड़ा सा आप यहाँ से हमारे कहने से आप केवल स्क्रीनशॉट लीजिएगा, बिल्कुल आपको ये वर्णमाला समझ में आएगी। बहुत अच्छे मार्मिक ढंग से इसका डिजाइन हम करवाए हैं कि जो आपको बेहतर पसंद आएगी। कि अगर पूछ दे हमसे कि घोष के आधार पर व्यंजन बाबू कितना होगा, घोषत्व के आधार पर या झंकार के आधार पर, दो अघोष और सघोष, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा अघोष होता है, तीसरा चौथा और पांचवा क्या होता है, सघोष। अगर पूछ दे प्राण के आधार पर व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, तो प्राण के आधार पर व्यंजन दो प्रकार के, अल्प प्राण, महाप्राण। 135 पहला, तीसरा और पांचवा ये क्या है, अल्प प्राण। दूसरा चौथा ये क्या है बाबू, महाप्राण के अंतर्गत आते हैं। एक लाइन यहाँ भी लिखे हैं, उपर्युक्त वो उपर्युक्त के साथ साथ निम्न वर्ण भी हैं। इसके साथ और भी वर्ण आते हैं बाबू, देखो कौन कौन से। यहां तक तो आप बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले लो, तब आगे हम चलते हैं। आओ आओ आगे बिल्कुल चलते हैं। क्या, थोड़ा सा देखते हैं, आगे भी कुछ लिखा गया है क्या। अघोष, अघोष में ये लिख लीजिएगा कि जो तीनों स हैं ये भी अघोष के अंतर्गत आते हैं। सघोष में कौन कौन से और वर्ण आते हैं, सघोष में आते हैं यर लव, किसके अंतर्गत आएंगे, सघोष के यर लव ह छत्र ग्यस्र, ये सभी क्या है, सघोष वर्ण के अंतर्गत आते हैं। अगर हम बात करेंगे इनके भी बारे में कि सघोष के अंतर्गत यर लव छत्र ग्यस्र, ये सभी स्वर क्या है, जितने भी स्वर हैं, स्वर कितने होते हैं, सभी स्वर 11 + 2 यानी 13 जो स्वर हैं ये भी किसके अंतर्गत आते हैं, सघोष के अंतर्गत। अल्प प्राण में अंतस्थ व्यंजन भी आते हैं, महाप्राण में उष्म व्यंजन भी आते हैं, ये भी उसके साथ आप अटैच कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। उच्चारण स्थान, आइए हम देखते हैं वर्णमाला का उच्चारण स्थान। थोड़ा सा उच्चारण स्थान भी आज आपको दिखते हैं कि किस प्रकार ध्वनियों का उच्चारण स्थान किया गया। अब देखिए यहाँ है उच्चारण स्थान, उधर है स्वर और व्यंजन। थोड़ा सा आप यहीं तक रहिएगा, देखिए कितने आसान तरीका से इसका डिजाइन किया गया है। क से उच्चारण काकू से काकल्य, इसमें कंठ से क्या क वर्ण बोला जाता है, व्यंजन एक होता है काकल्य। अच्छा, कंठ से उच्चरित होने वाली ध्वनियां अ आ विसर्ग, ठीक, क ख ग घ अंग, जो ये ख है ग है, ठीक, क के नीचे जो अरबी फारसी व्यंजन बताए हैं 5 होते हैं भाई, आगत व्यंजन क ख ग ज और फ, नुक्ता लगा हुआ, अंग और ह, ये क्या होते हैं, हमारे कंठ से उच्चारित होने वाली ध्वनियां हैं। इनको आप लिख लीजिए, या ट्रिक लिखना चाहेंगे तो लिख लीजिए, अकुह, अकुह विसर्जनिया, विसर्जनिया नाम कंठ। ये ट्रिक क्लास में बताए हैं कि अ से क्या हुआ बाबू, आ, क ख ग घ अंग और ह का उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठ होता है। इसको आप लिख लीजिए। अगर यहां से
आइए अगले पर चलते हैं। तालु से उच्चारित होने वाली ध्वनियां कौन कौन सी है? तालु से कौन कौन सी? ई च छ ज झ य और य ज नुक्ता वाला भी किससे उच्चारण होता है? तालु से। मूर्धा से उच्चारित होने वाली ध्वनियां एक री है और एक क्या है? ट ठ ड ढ अड़ नुक्ता वाले भी जो ताड़नजात वाले व्यंजन होते हैं ये भी कहाँ से उच्चारित होते हैं? ये कहाँ से उच्चारित होते हैं? मूर्धा से उच्चारित होते हैं। दंत से उच्चारित होने वाली ध्वनियां त थ द ध न और स का उच्चारण स्थान क्या होता है? दंत होता है। बाबू अगर हम बात करें यहीं पर दंत से उच्चारित होने वाली ध्वनियां, फिर ओष्ठ से, जैसे ओष्ठ से स्पर्श होकर निकलते हैं इन्हें ओष्ठ ध्वनियां कहा जाता है। छोटा उ, बड़ा उ, प, फ के नीचे नुक्ता ब, भ, म, ये सभी किससे होते हैं? ओष्ठ से उच्चारित होने वाले वर्ण हैं। नासिका से उच्चारित होने वाली ध्वनियां जैसे अनुस्वार है, अंग है, य है, ड़ है, न है, म है, ये कहां से? अनुस्वार के तरह इनका उच्चारण स्थान होता है, अनुनासिक। ठीक। अब हम देखेंगे कंठ और तालु से उच्चारित होने वाली ध्वनियां ए और ऐ कहां से उच्चारित होते हैं? ये कंठ तालव्य ध्वनियां कहलाती है। ये कंठ तालु से बोली जाने वाली ध्वनियां है। कंठ और ओष्ठ से उच्चारित होने वाली ध्वनियां कौन कौन होती हैं? ओ और औ किससे उच्चारित होती हैं? कंठ और ओष्ठ से। फिर आगे हम देखेंगे इसके बारे में थोड़ा सा और देखेंगे कि आगे थोड़ा सा देखेंगे कि आगे जो ध्वनियां हैं कंठोष्ठ। अब देखिए दंत से उच्चारित ध्वनियां कौन है? वह है दंतोष्ठ। दंत मूल से उच्चारित ध्वनियां कौन से? न स र ल